हेलो एवरीवन, अमित यादव हियर एंड इस वीडियो में डिस्कशन होने वाला है इलेक्ट्रोस्टैटिक फर्स्ट यूनिट और इसमें फर्स्ट चैप्टर कवर होने वाला है इलेक्ट्रिक चार्ज। ये वीडियो क्लास 12th के स्टूडेंट के लिए है। जैसे कि मैंने यूनिट का नेम लिया तो आपने पता चल गया होगा कि ये 12th क्लास के स्टूडेंट के लिए है। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक किसका ब्रांच है, किसका पार्ट है और क्यों पढ़ते हैं हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक। सो नेम से ही समझ में आ रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब चार्ज एट रेस्ट। चार्ज कैसा है? रुका हुआ है। ओके, सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें बता दूं कि इससे रिलेटेड हम 2 या 3 चैप्टर पढ़ते हैं। जब चार्ज रुका हुआ होता है फिर चार्ज क्या करता है? मूव करने लगता है। उससे रिलेटेड अप्रॉक्स 2 चैप्टर पढ़ेंगे। देन चार्ज क्या करेगा? ऑक्सीलेशन करेगा, एक्सेलरेट करेगा। उससे रिलेटेड हम लोग पढ़ने वाले हैं अप्रॉक्स 2 चैप्टर। और लास्ट में ज़्यादा डिटेल में उसके बारे में बताया जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में। सो वहाँ पर चार्ज क्या कर रहा होता है? ऑक्सीलेशन कर रहा होता है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। आपका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक रहेगा ये पार्ट होता है किसका? इलेक्ट्रो मैग्नेटिज्म का। ओके, सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को 3 पार्ट्स में डिवाइड करा गया है। सो फर्स्ट पार्ट होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, दैट्स मीन चार्ज कैसा होगा? रेस्ट पे होगा। सो चार्ज एट रेस्ट। ओके, और जो थर्ड पार्ट होगा, सेकेंड पार्ट होगा जो, वो होगा मैग्नेटिज्म। दैट्स मीन चार्ज कैसा होगा? चार्ज इन मोशन, चार्ज मूव कर रहा होगा। और अब हम लोग बात करते हैं थर्ड पार्ट की। यहां पर क्या पढ़ते हैं? ऑक्सीलेशन पढ़ते हैं, मतलब चार्ज ऑक्सीलेशन कर रहा होगा। सो दैट्स मीन चार्ज इन एक्सेलरेशन। मैं इधर नहीं लिखा क्योंकि उधर ज्यादा लिखता तो आपको दिखता नहीं। ओके, सो चार्ज के इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के 3 पार्ट्स हैं। पहले पार्ट में हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक, दूसरे पार्ट में पढ़ते हैं मैग्नेटिज्म और तीसरे पार्ट में पढ़ते हैं ऑक्सीलेशन। पहले पार्ट में क्या है? चार्ज रुका हुआ है, ठहरा हुआ है, स्टेबल है। उससे रिलेटेड प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं जो हम इसी वीडियो में डिस्कशन करेंगे। और जो आपका सेकंड पार्ट रहता है इसमें चार्ज क्या रहेगा? मोशन में रहेगा। और थर्ड पार्ट में चार्ज क्या करेगा? ऑक्सीलेशन करेगा। और इसमें क्या पढ़ोगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से रिलेटेड पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ओके फाइन। सो यहां पर चार्ज क्या है? रेस्ट पे है। तो सबसे पहले बात इसी के बारे में होगी। ओके, ठीक है। सो ये सिंपल सा आपको विजुलाइज कराने के लिए था कि आप क्या क्या पढ़ने वाले हो सेक्शन ए में। मैं आपकी बुक के सेक्शन ए की बात कर रहा हूँ। बुक को 2 सेक्शंस में डिवाइड करा जाता है, सेक्शन ए, सेक्शन बी। एनसीईआरटी को पार्ट 1, पार्ट 2 में डिवाइड करा जाता है। तो ये पूरा पार्ट 1 था। ओके, सो सबसे पहले डिस्कशन होने वाला है किससे रिलेटेड? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से रिलेटेड। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से रिलेटेड जो डिस्कशन होगा वो डिस्कशन होगा चार्ज के बारे में। ओके, चार्ज को 2 टाइप से डिवाइड करा गया है। एक होता है पॉजिटिव और एक होता है निगेटिव। एक पॉजिटिव चार्ज होगा और एक कैसा होगा? निगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, तो सबसे पहले कुछ चीजें जान लो। अगर आपसे पूछ देता है, कोई भी पूछता है कि व्हाट इज चार्ज, सो आपने देखा होगा कई बार ये आप करते थे, मजे मजे में कर लेते थे क्लास में। ये वैसे बहुत पहले 10th में समझाया जाता है तुम लोग को। अगर आपको स्केल लेते हो, अपने बालों के साथ रब कराते हो, तो स्केल स्मॉल पीस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी रखता है। तो ये जो अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी आती है ना, इसी को चार्ज बोलते हैं। पहले वो स्केल नॉर्मल होता है, जब उसको आप रब कर देते हो तो रब करने के बाद वो पीस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट करता है। तो ये जो प्रॉपर्टी जनरेट हो गई ना स्केल के अंदर, इसी को बोलते हैं हम लोग चार्ज। सो चार्ज कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का। एक पॉजिटिव होता है और एक निगेटिव होता है। सो मैं एक चीज बता दूं आपको, जो स्केल पे आया है मे बी वो पॉजिटिव हो या मे बी निगेटिव हो, और जो दूसरे मटेरियल पे आया है वो कैसा होगा? निगेटिव या मे बी पॉजिटिव हो सकता है। अभी आप कैसे डिस्क्राइब करोगे वो डिपेंड करता है टाइप ऑफ मटेरियल्स पे। सो जब 2 डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल्स को आपस में रब कराया जाता है तो क्या जनरेट होता है? चार्ज जनरेट होता है। और उसके टाइप्स कितने होते हैं? पॉजिटिव और निगेटिव होते हैं। कुछ चीजें और आपने पढ़ी होंगी, बच्चों वाली बातें हैं। पॉजिटिव होते हैं तो इनके बिटवीन क्या होती है? दुश्मनी होती है। मतलब ये एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपल करते हैं। ये इधर को जाएगा तो ये इधर को आएगा। और अगर पॉजिटिव और नेगेटिव होगा सो इनके बिटवीन में क्या होने वाली है? दोस्ती होने वाली है। ठीक है, ये एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। ओके फाइन। और अगर नेगेटिव भी होगा तब भी क्या होगा? रिपल्सन ही होगा। सो इनके बीच में क्या होने वाला है?
इनके बीच में अट्रैक्शन होने वाला है और इनके बीच में रिपल्सन होने वाला है, और यहाँ पे भी क्या होगा, दुश्मनी होगी। ओके, सो ये आप ऐसे लर्न कर सकते हो। फाइन। सो चार्ज के टाइप्स हो गए, 2 टाइप्स के होते हैं, और पॉजिटिव पॉजिटिव आपस में क्या होते हैं, रिपल होते हैं, और अगर अपोजिट है मतलब एक प्लस है और एक माइनस है तो इनमें क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। ठीक है, ओके। चार्ज की यूनिट की बात कर लेते हैं। तो चार्ज का जो यूनिट होता है वो होता है कूलॉम। एक और यूनिट हो सकता है चार्ज का, क्योंकि हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ रखा है Q = IT, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एम्पियर × सेकेंड, लेकिन साइंटिस्ट के नेम के रिस्पेक्ट में यूनिट क्या रखा गया, कूलॉम। जो स्मॉलेस्ट चार्ज होता है किसी भी बॉडी पर, एक बात मैं बता दूं आपको कि किसी भी बॉडी को आप पूरी तरह से चार्जलेस नहीं कर सकते, बॉडी पे कुछ ना कुछ चार्ज बच जाता है, और वो चार्ज कितना बचता है, 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर। मतलब वो मे बी पॉजिटिव भी हो सकता है, मे बी नेगेटिव भी हो सकता है, क्योंकि चार्ज का नेचर 2 टाइप्स का होता है। तो किसी भी बॉडी को पूरी तरह से चार्जलेस नहीं कर सकते, तो दैट्स मीन किसी भी बॉडी पर जो स्मॉलेस्ट चार्ज होता है वो क्या होगा, स्मॉलेस्ट चार्ज ऑन बॉडी क्या होने वाला है, मे बी पॉजिटिव, मे बी नेगेटिव, 1.6 × 10⁻⁹ कूलॉम। तो ये चार्ज हो सकता है किसी भी बॉडी पर। ओके, सो इतना चार्ज तो बचने वाला है, इससे कम आप चार्ज नहीं कर सकते किसी भी बॉडी पर। ओके, फाइन। चलिए अब बात करते हैं, थोड़ा सा आगे डिस्कशन करते हैं। चार्ज के बारे में डिस्कशन हो चुका, इतना ही काफी है। अब हम लोग बात करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बारे में। ये चार्ज से रिलेटेड था, अब इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कशन करते हैं। सो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। ओके, सो चार्ज की प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। ये अजीब सा साउंड आ रहा है यहाँ पे चौक से। ओके, सो चार्ज की प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं, तो फर्स्ट हेडिंग लगा लो। तो फर्स्ट हेडिंग क्या होती है आपकी, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। सो चार्ज का क्वांटाइजेशन क्या होता है, पहले तो इस वर्ड का मतलब समझ लो। क्वांटाइजेशन का मतलब होता है चार्ज क्या रहेगा, क्वांटाइज्ड रहेगा। मतलब दैट्स मीन आप किसी को अगर चार्ज दे रहे हो, 2 बॉडीज के बीच में चार्ज का आदान प्रदान हो रहा है आपस में, तो वो आधा मतलब लाइक 1/2 या 1/4 इस तरह का चार्ज नहीं दे सकते। ये नहीं बोल सकते आधा दे दिया, 1/4 दे दिया, है ना, 3/4 दे दिया, तो ऐसा नहीं कर सकते। आप चार्ज कितना देने वाले हो, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, 20 इलेक्ट्रॉन, मतलब वो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर किस में होना चाहिए, क्वांटाइज्ड होना चाहिए। उसको आप ऐसे नहीं कर सकते कि आधा दे दिया, तो इस तरह का कुछ फॉर्मेट नहीं बनने वाला, तो उसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। फॉर एग्जांपल 2 बॉडीज है, एक बॉडी A है और एक बॉडी क्या है, B है। इनके बीच में 1 इलेक्ट्रॉन का ट्रांजैक्शन होता है। ये बॉडी कैसी है, न्यूट्रल है, और ये भी बॉडी पहले कैसी थी, न्यूट्रल थी। दैट्स मीन इस पे जितना पॉजिटिव था उतना नेगेटिव था, इस पे जितना पॉजिटिव था उतना नेगेटिव था। इन्होंने 1 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज किया, तो इस बॉडी पे जो चार्ज आएगा वो पॉजिटिव आएगा, और इस बॉडी पे जो चार्ज आएगा वो नेगेटिव आएगा। और ये जितना चार्ज हमने दिया है उसका मल्टीप्लाई करा देते हैं किससे, n से। तो n क्या दिखाता है, नंबर ऑफ चार्ज जो हमने एक्सचेंज किया है आपस में। ओके, सो हम यहाँ पे देख सकते हैं कितना चार्ज एक्सचेंज किया है। तो Q = क्या हो जाएगा, माइनस का n क्या है 1, और E कितना होता है 1.6 × 10⁻⁹। सो आपका निकल के आ गया नेगेटिव 1.6 × 10⁻⁹ कूलॉम। मैं एक चीज बता दूं, जरूरी नहीं है कि माइनस साइन लिखो। आप जब भी आंसर निकाल रहे होगे तो माइनस में नहीं आएगा आपकी बुक में, जहां पर लिखा होगा। ये नेचर वाइज नेगेटिव होता है। सो ये नेचर वाइज कैसा है, नेगेटिव होगा, लेकिन साइन के साथ लिखना जरूरी नहीं है। ओके, सो ये पहली प्रॉपर्टी होगी, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब लोग बात करते हैं सेकेंड प्रॉपर्टी की। ये वाला पार्ट मैं रब कर दे रहा हूं, आई होप आपने पहले से नोट कर लिया होगा। ओके, ठीक है। हम लोग बात करने वाले हैं इसके जस्ट बाद, यहाँ पे सेकेंड प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। फटाक से देख लो सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है। सेकेंड प्रॉपर्टी में बोला गया है चार्ज इज कंजर्व्ड फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम। किसी आइसोलेटेड सिस्टम के लिए चार्ज कैसा होगा, कंजर्व्ड होगा। ठीक है, क्यों होगा देख लो इसको। आपने पढ़ा होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, तो ऐसे ही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी होता है। सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, चार्ज नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर कर सकते हैं चार्ज को, हम लोग इसको प्रोड्यूस नहीं कर सकते और ना ही इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसको समझना कैसे है, ऐसे समझ लेते हैं। ये 2 बॉडीज ले लेते हैं, इस पे 2 कूलॉम था, ये था हो गया 3 कूलॉम, ये हो गया आपका माइनस का 2 कूलॉम। ओके, एक दूसरी बॉडी है, इस पे है 2 कूलॉम और ये है 5 कूलॉम, माइनस का ले लेते हैं, और ये है आपका Q।
अब अगर हमें इसका वैल्यू निकालना है, मे बी इन बॉडीज़ को आपस में रब किया, तो रब करने के बाद में आपका चार्ज इसके इक्वल होने वाला है, तो 2 + 3 - 2 = 2 - 5 + q। ओके, सो यहाँ पर कितना आने वाला है, 3 2 कितना हो जाएगा 5, और 5 से 2 जाएगा तो कितना आ जाएगा 3। ओके, पॉजिटिव। इधर कितना होगा, 5 से 2 गया तो कितना आया इधर माइनस का 3 + q। सो आपने देखा जो q निकल के आया वो कितना निकल के आ रहा है, 3 + 3 = कितना आ रहा है 6 कूलम। ओके, सो चार्ज कैसा है, कंजर्व्ड है। ओके, आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। सो चार्ज कैसा रहेगा, कंजर्व्ड रहेगा फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम। सो दिस इज द सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। अब लोग बात करते हैं थर्ड प्रॉपर्टी के बारे में। सो थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, थर्ड प्रॉपर्टी में बोला गया है चार्ज को हम इंडक्शन के थ्रू आउट भी जनरेट कर सकते हैं। ओके, सो हम ऐसे बोल सकते हैं इंडक्शन। ओके, सो देखो क्या है, हमारे पास कोई बॉडी है, अभी ये बॉडी पर रैंडम चार्ज है, पॉजिटिव नेगेटिव रैंडम चार्ज है। हम क्या करते हैं, इसके पास में कोई रॉड लेके आते हैं ऐसे, और रॉड मैंने नेगेटिव चार्ज करके लाया हुआ हूं मैं, तो बॉडी के इस साइड पे, इस सरफेस पे पूरा कैसा आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और इधर कैसा आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। अब सोच के देखो, यही जो हम अलग से बॉडी लेके आए हुए ये पॉजिटिवली चार्ज होगी। सो इस वाली बॉडी के इस सरफेस पे कैसा चार्ज आ जाएगा नेगेटिव, और इस पे कैसा आ जाएगा पॉजिटिव। तो इसमें इंडक्शन हो गया है। इंडक्शन का मतलब किसी दूसरे के आने से ये इंड्यूस्ड हो गया है, इसके अंदर जो चार्ज छुपा हुआ था अंदर वो इसके सरफेस पे आ गया। ओके, और चार्ज ऑल्सो क्रिएटेड बाय रबिंग। अगर हम 2 डिफरेंट टाइप ऑफ बॉडीज को आपस में रब करते हैं तो चार्ज मिलता है। ओके, इसके बारे में सबसे पहले डिस्कशन हुआ था। फाइन, सो एक और प्रॉपर्टी होती है, काफी इंटरेस्टिंग है, इसके बारे में जान लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं कूलॉम्स लॉ पे। ठीक है, सो क्या प्रॉपर्टी होती है, देखो इसको ऐसे मान के चलते हैं, ये आपका पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है, इनके बीच में 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा था। मतलब हम ऐसे मान के देखो, अभी तो आपने फोर्स नहीं पढ़ा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं पढ़ा है, जब कूलॉम्स लॉ पढ़ोगे तो फोर्स पढ़ोगे, लेकिन अभी ऐसे मान के चलो कि हाँ 2 डिफरेंट टाइप ऑफ चार्जेस पे या सेम चार्जेस पे फोर्स लगता है, वो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है जो कूलॉम्स ने दिया था, अभी बताएंगे। ठीक है, कूलॉम ने दिया था। सो यहाँ पे इन दोनों के बीच में फोर्स लग रहा है। अब हम मान लेते हैं कि 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, इनका एक सिस्टम बन गया है, ये एक इनका सिस्टम बन गया है। अब यहाँ पे एक दूसरा चार्ज आ जाता है, वो नेगेटिव चार्ज है, मे बी पॉजिटिव भी हो सकता है। सो देखो ध्यान से, ये इतना जितना इस पे फोर्स लगा रहा है 10 न्यूटन का, तीसरे के आने से इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ध्यान से सुनना, ये जितना इसके बीच में जैसी इनकी बॉन्डिंग है वो बनी रहेगी, कोई तीसरा आएगा उसके साथ भी ये बॉन्डिंग बनाएगा, लेकिन इसकी बॉन्डिंग में कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। अगर 10 न्यूटन लगा रहे तो 10 न्यूटन लगाता रहेगा, किसी तीसरे के आने से इनकी बॉन्डिंग में कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। ओके फाइन, तो ये सिंपल सी प्रॉपर्टी है। ओके, अगर कोई तीसरा आता है तो इनके बीच में जो बॉन्डिंग है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मे बी नेट चार्ज चेंज हो सकता है, मे बी नेट चार्ज चेंज हो सकता है। कैसे, हम ऐसे मान के चलते हैं, ऐसे हम मान लेते हैं ये प्लस है, ये माइनस है, ये माइनस है, तो नेट चार्ज हमारा क्यू नेट क्या निकल के आएगा, क्यू नेट आएगा +1। अब ऐसे ले लेते हैं, ये 1 कूलॉम है, ये भी 1 कूलॉम है, ये भी 1 कूलॉम है। सो ये 1 कूलॉम 1 कूलॉम हो गया आपका। सो 1 कूलॉम दैट्स मीन -1 तो निकल के कितना आएगा -1 कूलॉम। सो नेट चार्ज में इफेक्ट आया, नेट चार्ज चेंज हुआ। ठीक है, लेकिन इसके लिए क्या रहेगा, कंजर्व्ड रहेगा। सो चार्ज इज कंजर्व्ड फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम। सो इसकी प्रॉपर्टी भी आप इजीली समझ सकते हो, आगे चल के आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। ओके फाइन, सो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बारे में जितना डिस्कशन करना था उतना कर चुके हैं, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हेडिंग लगा लीजिए, कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ, ओके, सो क्या होता है कूलॉम्स लॉ। देखो ये लॉ है, तो इसमें कुछ हम अपनी तरफ से प्रूफ नहीं कर सकते, हम ये नहीं बोलेंगे कि हम इसको प्रूफ करने जा रहे हैं। जो कूलॉम ने बताया था वही हम आपको बताएंगे। ठीक है, सो कूलॉम्स लॉ में कूलॉम ने क्या एक्सप्लेन करा था, कूलॉम ने बोला था कि 2 चार्ज होंगे, अगर ये आपका पॉजिटिव Q1 है, ये पॉजिटिव Q1 है और ये भी पॉजिटिव Q2 है, सो इनके बीच में फोर्स लगेगा, ये इधर को लगेगा, ये इधर को लगेगा, दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करेंगे। एक पॉजिटिव है Q1 और एक दूसरा हमारा कैसा है, नेगेटिव है Q2। सो उस सिचुएशन में भी फोर्स लगेगा बट अपोजिट डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में नहीं लगने वाला। ठीक है, सो ये ऑलवेज कैसे एक्ट करता है, अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करता है, ये इधर को लगेगा, ये इधर को लगेगा,
ये दोनों सेम डायरेक्शन में नहीं है, ये इसके अपोजिट है, ये इसके अपोजिट है, तो ये ऑलवेज अपोजिट वर्क करता है। मैं आपको आगे कुछ चीजें विजुलाइज कराऊंगा कि क्या आप मतलब जस्ट लाइक एक्शन रिएक्शन जो कि न्यूटन्स थर्ड लॉ था, उससे आप इसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो जितनी प्रॉपर्टी न्यूटन्स के थर्ड लॉ पे अप्लाई होती है उतनी ही प्रॉपर्टी इस पर भी एज वेल एज अप्लाई होती है, और इसकी कुछ प्रॉपर्टी खुद इंडिविजुअल होती है जो बढ़ जाती हैं, ठीक है। ओके, सो कूलॉम्स ने बताया, उन्होंने बोला कि जब हम दो चार्ज को किसी डिस्टेंस पे सेपरेट करते हैं, और डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, बहुत कम नहीं होनी चाहिए, बहुत बहुत कम, स्मॉलेस्ट डिस्टेंस के लिए कूलॉम्स लॉ वर्क नहीं करता है। ये लिमिटेशंस में आप पढ़ोगे अपनी बुक में। अगर इनको हम किसी r डिस्टेंस पे सेपरेट करते हैं, किसी r डिस्टेंस पे सेपरेशन करते हैं, इनका किसी r डिस्टेंस पे सेपरेशन करते हैं, तो इनके बीच में फोर्स अप्लाई होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, जो फोर्स लगेगा उसी को क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रिक फोर्स। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स बोलते हैं, ठीक है, उसी को इलेक्ट्रिक फोर्स बोलेंगे। अब कूलॉम ने अपनी लैंग्वेज में ये भी बोला, अपने लॉ में, अपनी लैंग्वेज में क्या, लॉ में ये बोला कि इन दोनों के जो चार्जेस होते हैं, जैसे आपका Q1 इन Q2 है, इनका मल्टीप्लाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है इनके बीच में लगने वाले फोर्स के, और फोर्स कौन सा होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स होता है। और बोला साथ में कि इनका जो डिस्टेंस होगा वो स्क्वायर के कैसा होगा, इनवर्सली। ओके, सो अगर चाहो तो इसको फर्स्ट इक्वेशन डाल लो, इसको सेकंड इक्वेशन डालो, जो कूलॉम ने बोला वही हम यहाँ पे लिख रहे हैं, कोई प्रूविंग नहीं है इसको। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, सो फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, so from first and second equation, so you get F is directly proportional to Q1 Q2 upon R square, ये आपको मिलेगा। जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू का सिंबल हटता है, मैं हटा देता हूँ, कोई मतलब नहीं इसके लिखने का, थोड़ा स्पेस मिल जाएगा, ठीक है। जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू का सिंबल हटता है तो F इज इक्वल टू आता है कांस्टेंट कैपिटल के, या फिर A लिख सकते हो, A Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और ये कांस्टेंट A होता है, इसका वैल्यू होता है A इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, ओके, स्मॉल के। सो F इज इक्वल टू क्या रहता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये एग्जैक्ट फॉर्मूला निकल के आता है। अगर हम मान लेते हैं दोनों ही चार्ज कहाँ पर हैं, एयर में है या वैक्यूम में है, इफ चार्ज are present in air and in vacuum, एयर या वैक्यूम में रखे, सो इस कांस्टेंट K का जो वैल्यू है ये 1 हो जाता है। K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, अभी और भी एक्सप्लेन करना बाकी है आगे, सो देखते हुए चलो। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ओके फाइन। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अब जितना स्पेस यहाँ पे बच रहा है उतने स्पेस में कुछ चीज़ें और एक्सप्लेन करना चाहूँगा। यहाँ साइड में मैं लिख सकता हूँ, थोड़ा बहुत दिखेगा आपको, ओके। तो यहाँ साइड में और कुछ चीज़ें देख लो। सो यहाँ पर जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, इसका वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 9 × 10⁹, ओके। यहाँ पर जो एप्सिलॉन नॉट है इसका भी वैल्यू होता है 8.85 × 10⁻12, और इसका यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर, ठीक है। वहां तक का दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट होता है परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। अगर आपका चार्ज फ्री स्पेस में रखा है, मे बी एयर में रखा है, सो उस दौरान ये होने वाला है 8.85 × 10⁻12, और अगर हमने दोनों चार्ज को उठा के किसी मीडियम में रखा हुआ है, सो उस सिचुएशन में इसका वैल्यू चेंज करेगा, वेरी करेगा। वो आपको आगे पढ़ने को मिलेगा, परमिटिविटी इन मीडियम एंड रिलेटिव परमिटिविटी में, ओके। और इसकी बात करूं मैं, अगर K की बात करूं तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। अगर चार्ज एयर और वैक्यूम में होता है तो K का वैल्यू होता है 1, सो दैट्स व्हाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। उस सिचुएशन में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 9 × 10⁹। अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 नहीं होगा तो उसका भी वैल्यू वेरी करेगा, चेंज करेगा, 9 × 10⁹ नहीं रहने वाला, ओके। सो ये प्रूव करा था किसने, कूलॉम ने। तो यहां पर फोर्स का सिर्फ और सिर्फ क्या है, मैग्नीट्यूड है, मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स का सिर्फ मैग्नीट्यूड है। आगे आप पढ़ोगे वेक्टर फॉर्म में, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो इसी फॉर्मूले को हमें वेक्टर में चेंज करना होगा। एक चीज मैं बता दूं आपको, एग्जाम में कूलॉम्स लॉ कभी नहीं पूछा जाता है, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ आपसे पूछ सकते हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है, ओके। एकदम से स्टार्टिंग का नहीं पूछने वाले, आप 12th का बोर्ड देने जा रहे हो तो इतना इजी नहीं पूछेंगे। चलिए तो कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर लेते हैं। कूलॉम्स लॉ से रिलेटेड ही प्रॉपर्टीज हैं, इसके आगे डिस्कशन कर लेते हैं कूलॉम्स लॉ के बारे में। बेसिक सी प्रॉपर्टी है, इजिली देख लो।
कुछ पॉइंट्स के बारे में बात कर लूँ। अगर मैं पहले पॉइंट के बारे में बात करूँ, ये आपको खुद लिखना है, लेकिन मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। फर्स्ट जो प्रॉपर्टी आप डालोगे, प्रॉपर्टी है कुछ पॉइंट्स बना के, प्रॉपर्टी नहीं पॉइंट्स बना के डालो, ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो ये जो फोर्स होता है ये सेम इन मैग्नीट्यूड में वर्क करता है ना, सेम इन मैग्नीट्यूड। ओके, अगर इधर से Q1 10 न्यूटन का लगा रहा होगा, सो Q2 भी कितना लगाएगा, 10 न्यूटन का लगाएगा। ओके, ये ऑलवेज एक्ट करते हैं सेम मैग्नीट्यूड में। अगर मैं सेकंड पॉइंट की बात करूं तो सेकंड पॉइंट में बोला गया है इट्स ऑलवेज एक्ट टू द लाइन ज्वाइनिंग। लाइन ज्वाइनिंग क्यों? क्योंकि कूलॉम ने अपने लॉ में बोला कि अगर दो सेम चार्ज होंगे तो उनके बीच में रिपल्सन होगा और सेम अमाउंट में फोर्स लगेगा। सो आप कुछ ऐसे समझ लो, ऐसे मान लेते हैं ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये इधर को रिपल हो गया, ये इधर को रिपल हो गया। क्या ये सही है? नहीं ना। सो कूलॉम को अपनी मिस्टेक का पता चला और उन्होंने बोला कि ये ऑलवेज एक्ट करेंगे कैसे, लाइन ज्वाइनिंग में एक्ट करेंगे। ठीक है, सो इट्स ऑलवेज, they always act in line joining, always act in line joining। ओके, अब मैं थर्ड पॉइंट की बात करता हूं। थर्ड पॉइंट में इनका मैग्नीट्यूड सेम हो गया, ऑलवेज एक्ट टू द लाइन ज्वाइनिंग, है ना। और इसके दो नेचर होते हैं, दे हैव इलेक्ट्रिक फोर्स, ऐसे लिख लो, इलेक्ट्रिक फोर्स हैव टू नेचर। सो पहला क्या होता है, अट्रैक्टिव होगा, तो जरूरी नहीं पहला अट्रैक्टिव हो, रिपल्सिव भी हो सकता है, और दूसरा क्या होगा, रिपल्सिव होगा। ठीक है, तो अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों तरह के नेचर रखता है क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, है ना। और कूलॉम्स लॉ के लिए सिचुएशन क्या होनी चाहिए, बहुत ज्यादा शॉर्टेज डिस्टेंस पे चार्ज नहीं होने चाहिए, सेपरेशन होना चाहिए दोनों के बिटवीन, नहीं तो कूलॉम्स लॉ वर्क नहीं करते। सो इतनी ही प्रॉपर्टीज आप रखो, ज्यादा आप अगर लिखना चाहते हो तो ये सेंट्रल फोर्स की तरह भी वर्क करता है ना। ओके फाइन, ये यहाँ ऐसे ऐसे वर्क करेगा, इधर भी जाएगा और ऑलवेज एक्ट करेगा लाइन ज्वाइनिंग में, सेम इन मैग्नीट्यूड लगेगा। और इसको आप समझ सकते हो किसकी हेल्प से, न्यूटन्स थर्ड लॉ की हेल्प से भी इजीली समझ सकते हो। आपको पता होना चाहिए कि जो F है, F12 है, क्या हम इसको लिख सकते हैं F21 नेगेटिव, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं F21 इज इक्वल टू माइनस का F12 नेगेटिव। ओके, ये एक दूसरे के अपोजिट वर्क करता है। ओके, अगर F12 लिखा है तो दूसरे ने पहले पर फोर्स लगाया होगा, 21 लिखा है तो दूसरे ने पहले ने दूसरे पे फोर्स लगाया होगा। फोर्स एक्ट ऑन सेकेंड टू फर्स्ट एंड फर्स्ट टू सेकेंड। ओके फाइन, तो क्या कुछ ऐसे ही आपने पढ़ा था क्या, न्यूटन्स थर्ड लॉ, लॉ ऑफ जिसको हम लोग बोलते थे एक्शन रिएक्शन, तो वहां पर भी कुछ इस तरह की प्रॉपर्टीज अप्लाई होती, तो ऐसे माइंड में रखो। वो भी सेम इन मैग्नीट्यूड में लगता था, जितना आप एक्शन करोगे बदले में उतना कितना बनता था, रिएक्शन मिलता था, सेम इन मैग्नीट्यूड में, इन अपोजिट डायरेक्शन, ऑलवेज एक्ट टू द अपोजिट डायरेक्शन। तो कुछ ऐसे ही कूलॉम्स लॉ है। सो वहां से न्यूटन के थर्ड लॉ से इससे इजिली आप समझ सकते हो। ओके, सो इससे रिलेटेड जितना था मैंने बता दिया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंपेरिजन करेंगे इसका किसके साथ, ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ। ओके, कूलॉम्स लॉ में जो हम इलेक्ट्रिक फोर्स पढ़ते हैं उसका हम किससे कंपैरिजन करेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स से। ठीक है, तो वीडियो को शॉर्ट रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना